तो गाइस यार, आज बात करेंगे मार्वल की 9वें नंबर की मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बारे में। मतलब कि आज करेंगे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर को एक्सप्लेन। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग होती है 2014 से, जहां पर स्टीव रोजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका एक नए ज़माने में ढलने की कोशिश कर रहा होता है और वो नए ज़माने के साथ एडजस्ट होना चाहता है और वो अब एक शील्ड का एजेंट बन चुका है। अब गाइस द एवेंजर्स के बाद शील्ड को ऐसा लगा कि उन्हें अपने हथियारों में बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट इनसाइट। उसमें वे 3 बड़े बड़े से हेलिकैरियर बना रहे थे जो कि हथियारों से लैस थे और पिछले हेलिकैरियर से बहुत बेहतर थे। और ये हेलिकैरियर्स एक सैटेलाइट की मदद से ऑपरेट होते थे जिनसे सभी खतरों को टाला जा सके। पर शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को ऐसा लग रहा था कि उनसे प्रोजेक्ट इनसाइट की कुछ खुफिया जानकारी छिपाई जा रही थी, जिसे पता करने के लिए वो नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो को भेजते हैं। जो फाइल्स लानी थी वो एक जहाज़ पर थी जो कि समुद्री जहाज़ था। डायरेक्टर निक फ्यूरी अपने कुछ आदमियों को वहाँ पर गुंडे बनाकर भेज देते हैं जो कि वहाँ पर लोगों का ध्यान बटाते हैं और नताशा आसानी से उस डाटा को कॉपी कर ले। जहाज़ पर लुटेरों की खबर सुनने की वजह से शील्ड कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और उनके साथ साथ और एजेंट्स को भेजता है ताकि वो वहां जाकर उन्हें रोक सकें। पर ब्लैक विडो के अलावा कोई नहीं जानता था कि निक फ्यूरी ने ही उन आदमियों को वहां पर भेजा है। कैप्टन अमेरिका अब उस जहाज़ पर गुंडों से निपटता है और नताशा रोमानोफ दूसरी तरफ सारे डाटा को कॉपी कर लेती है। उसके बाद वो सब वहाँ से वापस आ जाते हैं और जब नताशा रोमानोफ उन फाइल्स को डायरेक्टर निक फ्यूरी को देती है तो वो ओपन नहीं होते हैं और डायरेक्टर निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो शील्ड के एक सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं जिसका नाम अलेक्जेंडर पियर्स होता है और वो उससे प्रोजेक्ट इनसाइट को डिले करने के लिए कहता है। अब जब निक फ्यूरी शील्ड के हेड क्वार्टर से निकलकर वहाँ से जा रहे थे तभी उन पर पुलिस के कपड़ों में कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, उन पर फायरिंग करने लगते हैं। उसके बाद निक फ्यूरी थोड़े से घायल हो जाते हैं पर वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए विंटर सोल्जर भी आ जाता है। पर फिर भी निक फ्यूरी ज़मीन के नीचे से एक सुरंग बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें पता चल गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो सबसे छुपकर स्टीव रोजर्स के घर में जाकर छुप जाते हैं। वो स्टीव रोजर्स से कहते हैं कि शील्ड अब बुरा बन चुका है और वो गलत काम कर रहा है और तभी वहाँ पर विंटर सोल्जर आ जाता है और वो निक फ्यूरी को गोली मार देता है। पर डायरेक्टर निक फ्यूरी बेहोश होने से पहले स्टीव को वो पेन ड्राइव दे देते हैं जिसके अंदर वो सारा डेटा फाइल होता है और फिर स्टीव रोजर्स वहाँ से भागने लगता है और विंटर सोल्जर का पीछा करने लगता है। पर विंटर सोल्जर वहाँ से बचकर भाग जाता है। उसके बाद निक फ्यूरी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है पर फिर वहाँ पर वे अपना दम तोड़ देते हैं और वो मर जाते हैं। अब शील्ड के सुपीरियर अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव रोजर्स को अपने पास बुलाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि निक फ्यूरी उनके घर पर क्या कर रहा था। पर स्टीव रोजर्स उनको कुछ नहीं बताता है, जिससे कि अलेक्जेंडर पियर्स को उस पर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि निक फ्यूरी ने उसे कोई राज बताया है। इसीलिए जब स्टीव रोजर्स लिफ्ट में जा रहा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे शील्ड के एजेंट आ जाते हैं जो कि गुंडे होते हैं। वो कैप्टन अमेरिका के ऊपर हमला कर देते हैं और वो उसे मारने लगते हैं, पर कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर्स उन सबको मारकर वहाँ से निकल जाता है और वो फिर एक बाइक लेकर शील्ड से भाग जाता है। उसे भगोड़ा घोषित कर देते हैं और उसे मारने के पीछे लग जाते हैं। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीव नताशा से मिलता है और उससे पूछता है कि निक फ्यूरी ने उसे उस शिप पर क्यों भेजा था और वो उससे जानना चाहता था कि उस पेन ड्राइव के अंदर क्या है। पर नताशा को भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और इस वजह से वो स्टीव के साथ मिलकर ही उसका साथ देने लगती है। उस पेन ड्राइव के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि नताशा खोल नहीं पाती है, पर उसे पता चल जाता है कि वो प्रोग्राम कहाँ पर बनाया गया है और फिर स्टीव और नताशा रोमानोफ दोनों न्यू जर्सी जाते हैं। अब वो दोनों शील्ड के एक पुराने बेस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अंदर जाने के बाद जब नताशा अपनी पेन ड्राइव को वहाँ पर लगाती है तो वहाँ का एक सुपर कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उस बड़े से कंप्यूटर में आर्निम जोला जो कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में रेड स्कल के साथ था, उसका दिमाग होता है। क्योंकि वो हाइड्रा का एजेंट था पर वो शील्ड के साथ काम करने लगा था, पर फिर भी वो हाइड्रा की ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ फिर से बना रहा था और उसने कई सारे लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया था। क्योंकि अब हाइड्रा का नया लीडर था अलेक्जेंडर पियर्स। जब पियर्स को ये पता चलता है कि निक फ्यूरी अब उसके काम में कांटा बन रहा है तो वो उसे मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइट हाइड्रा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और ये एक खास प्रोग्राम था जिसका पता डॉक्टर जोला को ही था। इसीलिए स्टीव और नताशा आर्निम जोला से उस प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे थे, पर डॉक्टर जोला उन्हें दूसरी बातों में उलझा कर रखते हैं ताकि वहाँ पर हाइड्रा के एजेंट्स पहुँच जाएँ। तभी वहाँ पर एक मिसाइल से अटैक होता है पर स्टीव और नताशा दोनों बच जाते हैं।
अब वहाँ से बचने के बाद स्टीव नताशा को लेकर अपने पुराने दोस्त सैम विल्सन के पास जाता है, जो कि पहले एक यूएस आर्मी का सोल्जर था। वो उनकी हेल्प करता है और अब तीनों मिलकर शील्ड के एक एजेंट जो कि हाइड्रा के लिए काम करता है और वो उसका खास आदमी था, जैस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं और उससे आर्नेम जोला के खास प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर जोला के प्रोग्राम से पता चलता है कि कौन कौन हाइड्रा के दुश्मन हैं, और प्रोजेक्ट इनसाइट में जो हेलिकैरियर बनाए जा रहे थे वो हाइड्रा के खुद की सेफ्टी के और उसके दुश्मनों को मारने के लिए थे। अब स्टीव, नताशा और सैम विल्सन तीनों जैस्पर सिटवेल को लेकर शील्ड के मेन हेडक्वार्टर्स में जा रहे थे ताकि वो प्रोजेक्ट इनसाइट को रोक सकें। पर अलेक्जेंडर पियर्स को पता चल गया था कि स्टीव और नताशा ने सिटवेल को किडनैप कर लिया है और सिटवेल ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी है, इसलिए वो उसे मारने के लिए विंटर सोल्जर को वहाँ पर भेजते हैं। अब विंटर सोल्जर सबसे पहले सिटवेल को मार देता है क्योंकि उसने उन्हें सच बता दिया था। फिर विंटर सोल्जर अपने लोगों के साथ मिलकर स्टीव और नताशा पर भी अटैक करता है, और जब स्टीव और विंटर सोल्जर की लड़ाई हो रही होती है उस वक्त विंटर सोल्जर का मास्क उतर जाता है और स्टीव रोजर्स को पता चलता है कि उस मास्क के नीचे उसका दोस्त बकी बार्नेस था। बकी बार्नेस जो कि एक यूएस सोल्जर था, जो कि सन 1945 में कैप्टन अमेरिका के साथ एक मिशन पर गया था और वो एक ट्रेन से नीचे गिर गया था। सबको लगा था कि वो मर गया था, पर हाइड्रा के लोगों ने उसे बचा लिया था और ट्रेन से गिरने से उसका हाथ टूट गया था। तब आर्नेम जोला ने उसे एक एडवांस मैकेनिज्म का एक मेटल का हाथ लगा दिया था और हाइड्रा के लोगों ने उसकी याददाश्त मिटाकर उसे विंटर सोल्जर बना दिया और वो उससे अपने दुश्मनों को ख़त्म करवाने लगे थे। और मिशन ख़त्म होने के बाद वो उसे बर्फ़ में जमा देते थे। स्टीव बकी को देखकर उसे पहचान जाता है, पर बकी उसे नहीं पहचान पाता है और तभी हाइड्रा के एजेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और स्टीव और उसके सभी साथियों को पकड़कर ले जाते हैं। पर वहाँ पर मारिया हिल आ जाती है और उन सभी को बचाकर ले जाती है। वो उन्हें निक फ्यूरी के पास ले जाती है क्योंकि निक फ्यूरी अभी मरे नहीं थे। उन्होंने बस हाइड्रा से बचने के लिए मरने का नाटक किया था ताकि हाइड्रा के लोग उनके पीछे ना पड़ें, और मारिया हिल उनको एक खुफिया बेस पर ले जाती है। अब वो सब प्रोजेक्ट इनसाइट को रोकने के लिए लग जाते हैं। निक फ्यूरी उनको 3 एडवांस चिप दिखाते हैं जो कि उन्होंने हेलिकैरियर को रोकने के लिए बनवाई थी क्योंकि वो शील्ड को बचाना चाहते थे। अब स्टीव एक म्यूजियम के अंदर से अपना एक पुराना सूट ले लेता है और सैम अपना फैल्कन का सूट पहन लेता है। अब वहां जाकर स्टीव रोजर्स एक माइक में एक ब्रॉडकास्ट करता है और वो उस माइक में कहता है कि शील्ड पर हाइड्रा ने कब्जा कर लिया है। अब वहां पर जो ईमानदार एजेंट्स होते हैं वो हाइड्रा के लोगों का विरोध करने लगते हैं, पर वहां पर हाइड्रा के लोग ज़्यादा मात्रा में होते हैं जिस वजह से वे उन हेलिकैरियर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। पर तभी फैल्कन यानी कि सैम उन हेलिकैरियर्स में वो चिप लगानी शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर विंटर सोल्जर जाता है और उन सबको रोकने लगता है, और उस समय पर वहाँ पर वर्ल्ड काउंसिल के लोग भी आ रहे होते हैं जो कि हेलिकैरियर्स के लॉन्च को देखने के लिए आए होते हैं। पर वहाँ पहुंचकर उन्हें अलेक्जेंडर पियर्स की असलियत का पता चल जाता है, इसीलिए पियर्स उन्हें मारने की कोशिश करता है। पर नताशा जो वहाँ पर एक वर्ल्ड काउंसिल की मेंबर बनी हुई थी, वो रूप बदलकर वहाँ पर आई थी, वो पियर्स को उन्हें मारने से रोक लेती है और अब वो हाइड्रा की सारी सीक्रेट फाइल्स को शील्ड के मेन कंप्यूटर से इंटरनेट पर अपलोड करने लगती है। पर इस चीज़ के लिए शील्ड के 2 बड़े लोगों की परमिशन की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाते हैं और अपने आँखों का रेटिना और पियर्स की आँखों के रेटिना को स्कैन करवा देते हैं, जिससे कि सिस्टम अनलॉक हो जाता है और ब्लैक विडो हाइड्रा की और शील्ड की सारी सीक्रेट फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। अब पियर्स को गुस्सा आ जाता है और वो वर्ल्ड काउंसिल के लोगों को मारने लगता है और वो नताशा को पकड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी निक फ्यूरी उसे गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ स्टीव और सैम ने भी हेलिकैरियर्स के अंदर चिप लगा दी थी, पर वो केवल 2 हेलिकैरियर्स के अंदर चिप लगा पाए थे। अभी एक तीसरा हेलिकैरियर बाकी था। उन्हें उस हेलिकैरियर में चिप लगाने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि विंटर सोल्जर यानी कि बकी वहाँ पर आ गया था और उसने फैल्कन के सूट को भी तोड़ दिया था और अब वो कैप्टन के साथ भी लड़ रहा था। अब हाइड्रा के एजेंट्स बहुत सारे लोगों को अपना टारगेट बना लेते हैं और उन पे अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टीव रोजर्स उस तीसरी चिप को भी उस तीसरे हेलिकैरियर में लगा देता है। ऐसा करने पर सारे कंट्रोल्स मारिया हिल के हाथों में आ जाते हैं और वो उन तीनों हेलिकैरियर्स को एक दूसरे का निशाना बना देती है, जिसकी वजह से वो तीनों हेलिकैरियर्स तबाह हो जाते हैं और साथ ही शील्ड का हेडक्वार्टर्स भी तबाह हो जाता है। निक फ्यूरी और बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर स्टीव रोजर्स और बकी हेलिकैरियर के अंदर ही फंसे होते हैं। अब बकी तो अपने मिशन पर था, वो अपनी याददाश्त खो चुका था, तो उसे याद नहीं था कि स्टीव कौन है और इसलिए वो स्टीव पर लगातार हमला कर रहा था।
स्टीव जानता था कि बकी उसका दोस्त है, इसलिए वो उस पर हमला नहीं कर रहा था। अब वो हेलिकैरियर नीचे एक नदी में गिर जाता है, जिसके बाद स्टीव रॉजर्स भी पानी में डूबने लगता है, पर बकी उसे बाहर किनारे पर ले आता है और उसे बचा लेता है। बकी की याददाश्त तो नहीं आती है, पर वो समझ जाता है कि स्टीव उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब स्टीव हॉस्पिटल में रहने के कुछ दिन बाद ठीक होकर वापस आ जाता है और पुलिस वाले हाइड्रा के लोगों को पकड़ने लगते हैं। निक फ्यूरी अपनी मौत की खबर को फैलाकर इसी यार्ड में हाइड्रा के लोगों को ख़त्म करने में लग जाते हैं। और दूसरी तरफ नताशा ने जो शील्ड और हाइड्रा के सभी राज खोल दिए थे, इसलिए सरकार उससे बहुत सवाल जवाब करती है, पर उनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया को अभी भी एवेंजर्स की ज़रूरत थी। अब स्टीव अपने साथी सैम के साथ अपने दोस्त बकी को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी याददाश्त वापस लाकर उसे फिर से ठीक कर लेगा। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैरन स्ट्रकर, जो कि हाइड्रा का एक एजेंट था, वो सोकोविया में हाइड्रा के लिए काम कर रहा था। उसके पास लोकी की एक छड़ी थी जो कि शील्ड के पास से मिली थी और वो उससे कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर बहुत से लोगों की उसमें जान चली गई थी और वो किसी पे भी कामयाब नहीं हो रहा था। पर दो जुड़वा भाई बहन उस छड़ी के अंदर के माइंड स्टोन से उन्हें अनोखी पावर्स मिल जाती हैं और वो कामयाब हो जाता है और वो उन्हें एवेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखता है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि बकी अपना अतीत जानने के लिए और अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए बहुत से म्यूज़ियम में घूम रहा होता है, जहाँ पर उसे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई देती हैं। और गाइज़ यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मार्वल सीरीज़ की अभी पिछली मूवीज़ देखने के लिए अभी हमारे चैनल में जाएं और वो सारी वीडियो देख लें।